ओके सो जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम सीबीएसई का ही एक और सैम्पल पेपर यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने कुछ पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आज एक और पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। जो भी पेपर हम यहाँ पे सॉल्व करवा रहे हैं आपको, ये सब सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग ही मेरे द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं और आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए ये पेपर सबसे बेस्ट होने वाले हैं। तो एक बार जरा चेक कीजिए, क्या ऑडियो वीडियो सब एकदम परफेक्ट है? ओके कबीर, अब हमने की चेंज कर दी, एक बार आप चेक कर लीजिए। एक बार मैंने चेंज कर दिया है, जो आपने मुझे भेजा था वो हो चुका है। ठीक है। सो बच्चे ऐसा है, आप देख सकते हैं एग्जाम में 2 घंटे का समय आप लोगों को इस बार टर्म 2 के पेपर में मिलने वाला है और 40 नंबर का ये जो हमारा पेपर आएगा, इसमें बच्चे हमारे 3 सेक्शन हमारे पास हुआ करेंगे। सेक्शन ए बी सी। सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन होंगे, सब क्वेश्चन 2-2 नंबर के। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। और सेक्शन सी में हमारे 4 क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन हमारे 4-4 नंबर के होंगे यार। ठीक है, तो देखिए ऐसा है बच्चे, हम शुरुआत करेंगे सेक्शन ए के। आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से मैं शुरुआत करने वाला हूं सेक्शन ए में, जिसमें बेटा हमें 6 क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, मैं यहाँ पे इसमें और इसमें देखो हमारे पास चॉइस है। मैं आप लोगों को ये ऊपर वाला क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ। ठीक है, ओके देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हमारे पास है sin क्यूब एक्स इंटू में cos की पावर 4x है। इंटीग्रेशन में है हमारे पास sin क्यूब एक्स और cos की पावर में 4x है। जिसकी पावर ऑड है उसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ। जो sin क्यूब एक्स है उसे मैंने ब्रेक कर दिया है sin स्क्वायर एक्स इंटू में sin एक्स। ये आप देख सकते हैं बच्चे, जो साइन क्यूब है उसको मैंने ब्रेक कर दिया साइन स्क्वायर इंटू साइन में। ऐसा अगर हमने किया है तो उसके बाद ये जो साइन स्क्वायर होगा उससे हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, उसके आगे है कॉस की पावर 4x और उसके आगे है साइन एक्स और आगे है dx। राइट, ऐसा करके ना क्या होगा कि हम इस कॉस एक्स को जब टी लेट करेंगे, कॉस एक्स को जब हम टी लेट करेंगे तो कॉस का डेरिवेटिव हो जाता है माइनस साइन एक्स, t का हो जाता है dt बाई dx। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगेगा बच्चे। सो 1 माइनस टी स्क्वायर, टी की पावर में 4 और साइन एक्स dx, ये बन जाएगा माइनस का dt। राइट, बाकी माइनस 1 इंटू टी की पावर 4 तो माइनस टी की पावर 4, माइनस माइनस टी स्क्वायर इंटू टी की पावर 4, टी की पावर में 6, आगे रहेगा dt। और अब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस में टी की पावर 5 अपॉन में 5 और ये माइनस और माइनस हमने प्लस किया है। टी की पावर 6 जो है वो बन जाएगा टी की पावर 7 अपॉन में 7, प्लस में है हमारे पास के, और टी जो था टी, वो टी है हमारा कॉस की पावर 5, कॉस की पावर 5 अपॉन में 5, कॉस की पावर 7 अपॉन में 7 प्लस में के। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर इस तरह से हो जाता है समाप्त। क्वेश्चन सिंपल था, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर 4x। हमने देखा कि जो साइन की पावर ऑड है उसको अगर ब्रेक कर लिया जाए साइन स्क्वायर इंटू साइन में, तो इधर की इन दोनों टर्म्स को कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे वो तो ऑलरेडी कॉस में है ही, इसको भी कॉस में बदल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर, और अब इस कॉस को टी लेट किया तो उसका डेरिवेटिव देखो साइन वहाँ पे मौजूद है। तो देख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर टी की पावर 4 साइन dx माइनस का dt, और ये अब उसके आगे तो आप लोगों ने देखा ही है यार। ठीक है ना, ओके। सो ये होता है बेटा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। देखिए ये जो इसका सेकंड पार्ट है, ये आपके पास ये होमवर्क है भाई, इसको ट्राई करना। कैसे होगा जरा कमेंट करके बताना, ठीक है ना। चलिए देखेंगे, सेकंड हमारे पास क्वेश्चन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बच्चे। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन हमारे पास आता है। क्वेश्चन में बोला गया बच्चे कि राइट डाउन ऑर्डर एंड डिग्री। अब देखो इधर ना हमारे पास देखो y डबल डैश का मतलब होता है d2y अपॉन में dx2 पूरे का है होल स्क्वायर, प्लस में cos y डैश का मतलब होता है dy बाई dx इक्वल टू में 0। ठीक है, अब देखो ऑर्डर तो मैं बता दूंगा, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वहां डेरिवेटिव एक बार है, यहाँ डेरिवेटिव 2 बार है, तो हाईएस्ट तो हो गया 2। ठीक है, अब मुझसे बोले डिग्री क्या है, डिग्री तो भाई cos के एंगल में डेरिवेटिव आ जाने की वजह से हम बोल देंगे कि इसकी जो डिग्री है दिस इज नॉट डिफाइंड। एंगल में या पावर में डेरिवेटिव नहीं आना चाहिए। अगर डेरिवेटिव आ गया एंगल में और पावर में तो डिग्री को हम लोग नॉट डिफाइंड बोला करते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर इतना ही खत्म हो रहा है भाई, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है सर, ओके जी। बढ़ेंगे
नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्या कहता है हमसे भाई, कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, एक वेक्टर है हमारे पास a वेक्टर i प्लस j प्लस k इंटू में m है। अगर मैं m की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं तो mi mj एंड mk, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m दिस इज अ यूनिट वेक्टर। ये जो a वेक्टर है बेटा ये एक यूनिट वेक्टर होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर होने का मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड निकलता कैसे, तो आप बोलेंगे सर m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर, ये इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो बन जाएगा √3 m स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। और ये हमारा बन जाएगा, स्क्वायरिंग बहुत साइड कर लूँ तो m स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और m की वैल्यू हमारी आ जाएगी प्लस माइनस 1/√3। और ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है इस तरह से आंसर। यूनिट वेक्टर था, सिंपल, ये तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन नंबर 4 मुझे लग रहा है, क्वेश्चन को एक बार आप देखिए, ये वेक्टर 3D का क्वेश्चन लग रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 आज बेटा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें क्या बोला गया भाई, इसमें देखिए क्या बोलता है। कहता है कि द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस। ओहो, कह रहा है ओरिजिन से तुम अगर ड्रॉ करो एक परपेंडिकुलर एक प्लेन पर, देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, कोई प्लेन होगा, प्लेन पे हमने एक परपेंडिकुलर बना दिया है। तो जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है, ये जो f है, इस f के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इज 4 -2 एंड 5। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन इज दिस, ठीक है। अब देखो ये तो एक प्रकार से देखा जाए ये तो नॉर्मल का काम कर रहा है, नॉर्मल का काम कर रहा है ना। अब मैं अगर आपसे बोलूँ कि नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ये O है, ये F है, तो OF ये जो वेक्टर है OF ये हमारे लिए नॉर्मल है। तो क्या करेंगे, 4 में से माइनस करेंगे 0, -2 से माइनस करेंगे 0, 5 से माइनस करेंगे 0, तो ये हमारे लिए नॉर्मल हो गया। अच्छा ये जो है ये हमारे लिए पॉइंट, ये A वेक्टर का काम कर रहा है, A वेक्टर। तो यहाँ पे बन जाएगा 4i माइनस में 2j प्लस में 5k, प्लेन के ऊपर पॉइंट और नॉर्मल। अब देखो इसकी जो इक्वेशन होती है, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन जो होती है भाई, देखो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक करूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ भाई, ठीक है ना। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, कॉन्सेप्ट देखते रहना, ठीक है ना। हाँ जी, ओके सर। r वेक्टर माइनस में a वेक्टर डॉट n इक्वल टू में 0, ये फॉर्मूला होता है वेक्टर इक्वेशन में। a वेक्टर ये रहा, n वेक्टर हो रहा, और इसी को कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो a x माइनस x1 b y माइनस y1 c z माइनस z1 इक्वल टू में 0। तो देखो a b c हो जाएगा हमारे लिए 4 माइनस 2 5, 4 माइनस 2 5, और x माइनस x1 ये हमारे लिए x1 y1 और z1 का काम करेगा। x माइनस 4 y माइनस माइनस 2 z माइनस 5 इक्वल टू में 0। सो 4 इंटू एक्स माइनस 4 माइनस 2 वाई प्लस 2 और 5 z माइनस 5 से बन जाएगा 4x माइनस 16 माइनस 2y माइनस 4 प्लस 5z माइनस का 25, ओके। सो बन जाएगा 4x माइनस 2y प्लस 5z इक्वल टू में 16 और 4 20, 20 और 5 45 इक्वल टू में 45। और ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर। ये बेटा हमारे इस प्लेन की आ जाती है इक्वेशन, ठीक है। सो जैसे ये किया बच्चे, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है ऐसे ही देखो, ये तो था 4th, अब देखते हैं 5। अब देखते हैं 5 है बेटा, एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हमारे सामने है। 5 में प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बेटा हमारे सामने इधर रखा गया है। देखिए यहाँ क्या बोला गया बच्चे, इसमें कहता है अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। डाइस को 3 बार थ्रो करोगे तो टोटल 6 की पावर में 3 इतने आउटकम्स होंगे, 216 216 आउटकम्स होंगे। कह रहे इफ द फर्स्ट थ्रो इज अ 4 देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 एज सम। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसे ई नाम देते हैं,
जो चीज हो चुका होता है उसे f नाम देते हैं, ठीक है। जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 15 एज सम ऑफ नंबर्स इज 15, ठीक है। जो आपने डाइस को 3 बार थ्रो किया, पहली बार भी थ्रो किया, दूसरी बार भी थ्रो किया, तीसरी बार भी थ्रो किया, तो तीनों पे जो नंबर आए उन तीनों का सम 15 होना चाहिए। और हमें गिवन क्या है, गिवन क्या है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स इफ द फर्स्ट थ्रो इज अ 4। जो फर्स्ट थ्रो है, फर्स्ट थ्रो इज अ 4, जो पहला थ्रो है बेटा वो 4 है। इसका मतलब क्या है कि जब हमने पहली बार थ्रो किया तो उस पर तो 4 आया, पर अगले दो पे क्या आया हमें ये नहीं मालूम। तो यहां पर तो मिस्ट्री है भाई, है ना, अगले दो पर क्या आया वो हमें नहीं मालूम, ठीक है। अब देखो इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले f के अंदर कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, तो जरा सोचो। चलो पहला तो कंफर्म है 4, यहाँ पे अब 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 6 ही हो जाएंगे, ठीक है। अब ऐसी और क्या, 4 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 6 ही हो जाएंगे। फिर ऐसे 3 वाली लाइन, फिर जैसे 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6, तो 6 6 6 करके 36 आउटकम्स आपके इसके अंदर आ जाएंगे, 36 आउटकम्स। इस f के अंदर टोटल 36 आउटकम्स आ जाएंगे। अब इसी को ही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से समझो। हमारे पास इस बॉक्स को भरने के लिए एक ही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 4 ही आना चाहिए। हमारे पास इस बॉक्स को भरने के लिए 6 ऑप्शंस हैं, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास इस वाले बॉक्स के लिए भी 6 ऑप्शंस हैं, सो अगेन 6। सो टोटल कितने, 36 पॉसिबिलिटीज हमारे सामने यहाँ पर भी बनेंगी, राइट। तो फिलहाल इतना मैं समझ चुका हूँ कि इस f के अंदर जो है ना, इस f के अंदर क्योंकि कुल मिला के 36 एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, और कितने में से 216 में से, ठीक है। या फिर आप ये सिंपल लिख सकते हैं कि इस f के अंदर हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दे आर 36, राइट। अब मुझे चाहिए e और f का इंटरसेक्शन, उस e और इस f का इंटरसेक्शन। e और f के इंटरसेक्शन का मतलब क्या है कि फर्स्ट थ्रो पे 4 भी आना चाहिए, 4 ऑन फर्स्ट थ्रो एंड सम इज 15। पहले थ्रो पे 4 भी आना चाहिए और सम 15 भी होना चाहिए। तो जरा सोचो बेटा इसमें क्या क्या आ जाएगा। पहले थ्रो पे मान लो आया 4, ठीक है। अब पहले पे आया 4, अब बाकी दो पर जो भी आए सम 15 होना चाहिए। तो क्या मैं कह सकता हूँ बाकी दो का सम, इन दोनों को प्लस करके 11 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी 4 आ ही चुका है। तो 11 के लिए बेटा हमें यहाँ पे 5 और 6 ले सकते हैं, या फिर हम 6 एंड 5 ले सकते हैं। सो इस इंटरसेक्शन के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। और अब मैं आपसे पूछता हूँ e बाय f की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप जवाब दे देंगे सर इंटरसेक्शन रहता है न्यूमरेटर में और f की प्रोबेबिलिटी रहती है डिनोमिनेटर में। सो इंटरसेक्शन में बेटा हमारे 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और f में हमारे 36 एलिमेंट्स हैं। सो इसका आंसर जो है बेटा वो 1/18 हो जाएगा। 1/18 बेटा इसका राइट आंसर आ जाएगा। योगेश, प्रगति, करण, समझ में आ गया है? अरे ठीक है, ओके। सो ये है क्वेश्चन 5। और ऐसे ही अब सेक्शन 1 का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहां पर क्या बोला जाता है बेटा, इसमें कहता है भाई अ पुलिसमैन फायर्स 4 बुलेट्स ऑन अ डेकॉइट। डाकू पे भैया 4 बुलेट मारी गई, 4 बुलेट, ठीक है जी। द प्रोबेबिलिटी दैट द डेकॉइट विल बी किल्ड बाय 1 बुलेट इज 0.6। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट डेकॉइट इज स्टिल अलाइव। देखो ऐसा है ना, इसमें डेकॉइट को बुलेट लगेगी, ठीक है, तो वो मर जाएगा भाई बंदा। बट हमें प्रोबेबिलिटी किसी की फाइंड करनी है, द प्रोबेबिलिटी दैट द डेकॉइट इज स्टिल अलाइव। इसके स्टिल अलाइव होने का मतलब क्या है बेटा, स्टिल अलाइव होने का मतलब क्या है कि उसको एक भी गोली नहीं लगनी चाहिए। इस बात को मानते हो, क्योंकि एक भी गोली लगेगी तो भैया मर रहा है, 0.6 चांसेस हैं। तो हमें प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की निकालने की, वही ही इज स्टिल अलाइव। स्टिल अलाइव होने का मतलब उसको एक भी गोली इसमें नहीं लगी होगी, ठीक है। तो देखो गोली लगने की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है जी, द प्रोबेबिलिटी दैट द विल बी किल्ड, इसके मर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है
वो है 0.6। तो गोली ना लगने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.6, ये आ जाएगा हमारे लिए 0.4 राइट। अब देखिए बेटा, द कॉइट इज स्टिल अलाइव, यानी कि उसको पहली गोली भी नहीं लगनी चाहिए, दूसरी गोली भी नहीं लगनी चाहिए, तीसरी भी नहीं लगनी चाहिए और चौथी भी उसको नहीं लगनी चाहिए बेटा, क्योंकि एक भी गोली अगर उसको हमारे यहाँ पे लग जाती है बच्चे तो ये हमारा बन जाएगा, बंदा खत्म हो जाएगा। सो लो भाई 0.4 0.4 0.4 0.4, ठीक है। सो इसको अपॉन में आप 1 10 10 10 10 तो 10,000 बन जाएगा और ऊपर आ जाएगा 256। सो इसको आप 0.0256 भी इसे आप यहाँ पर कह सकते हैं भाई। बोलो बच्चों, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चों? जी कबीर क्या कह रहे हैं आप? अच्छा पहले का मैसेज है, ओके। बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। यहां पर बेटा अब हमारा स्टार्ट हो जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है, सेक्शन बी में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो बेटा हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं इसको इवेलुएट करो। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन हमने पहले भी कर रखा है बच्चों कई बार। x अपॉन में है a क्यूब माइनस में x क्यूब, ठीक है। अब देखिए इसमें ना एक काम कीजिए, ऊपर तो रूट x लिख लो और डिनोमिनेटर में आप लिख लो a का क्यूब माइनस में x का क्यूब, और इस पर एक काम करना है भाई, जो a का जो क्यूब है उसको आप 3/2 और ऊपर स्क्वायर लगा दो। जो पावर में 3 है उसको 2 से डिवाइड भी कर लो और 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो। ऐसे सेम 3 में ये पावर को 2 से डिवाइड भी कर लो और इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर लो। ऐसा करने के पीछे बेटा जो कारण है वो क्या है, हम यहाँ पे x की पावर 3/2 है, इससे t लेट कर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा लेंगे। तो देखो 3/2 पहले आ जाएगा और x की पावर हो जाएगा 1/2, आगे dt के अपॉन में dx हो जाएगा, बन जाएगा 3/2 और ये जो x की पावर में 1/2 है ये बन जाएगा √x और आगे आ जाएगा dx इक्वल टू में हमारे पास आ जाएगा dt। अब देखो बेटा, अब जो है ऊपर है √x, ठीक है, नीचे देखो ये क्या है, a की पावर में 3/2 है ना, a की पावर में 3/2, इसका है स्क्वायर माइनस में ये है t का स्क्वायर, ठीक है। और जो dx है, dx की वैल्यू 2/3 √x dt। सो आप देखेंगे बेटा √x से √x हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2/3 और 2/3 कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, a की पावर में 3/2 पूरे का रहेगा स्क्वायर माइनस में t का रहेगा स्क्वायर, ठीक है। सो 2/3 और ये बन जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन a प्लस में k और 2/3 साइन इनवर्स t की जगह पर x की पावर में 3/2 अपॉन a की पावर में 3/2 प्लस में k, ठीक है। सो ये जो है बेटा ये हमारा क्वेश्चन का ही बन जाता है आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर क्लास कब कब होती है? क्लास भाई हमारी यहाँ पे क्लास तो डेली ही हुआ करती है, डेली होती है भाई, ठीक है, ओके। अच्छा ठीक है, आप क्या कह रहे हो? आप क्या कह रहे हो भाई? ओके ठीक है, चलिए बढ़ेंगे बेटा, बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे बेटा हम लोग। और अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 8 में 2 पार्ट हैं, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी कर सकते हो भाई। मैं ऊपर वाला मैं बड़े इजीली इसको देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे हालांकि नीचे वाला क्वेश्चन आसान है बट मैं ऊपर वाला आपको करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है कि dy/dx है और उसके बाद प्लस में इसको माइनस का 1/x इंटू में y लिख सकते हैं, इसको आप x/x 1 माइनस 1/x और आगे ex ये लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। सो आप क्लियरली बेटा देख सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बेटा वो होती है dy/dx प्लस py
इक्वल टू में हमारे पास रहता है Q, ठीक है। सो P की वैल्यू आई माइनस में 1/x एंड Q की वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 1/x साथ में e की पावर x। सर डेकॉइट वाला समझ में नहीं आया। डेकॉइट वाला क्या भाई? डेकॉइट वाला ये बेटा देख, बोला गया ना कि पुलिसमैन ने 4 बार बुलेट फायर करी है किसी डाकू पे, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट द डेकॉइट विल बी किल्ड बाय 1 बुलेट इज 0.6। एक बुलेट लगेगी तो मर जाएगा बंदा, उसके चांसेस क्या है? 0.6। अब भाई हम चाहते हैं कि वो इंसान मरे ना, तो व्हाट शुड बी द प्रोबेबिलिटी दैट द डेकॉइट इज स्टिल अलाइव। बंदा वो डाकू जो वो जिंदा रहना चाहिए। तो हम तो ये मान के चलेंगे ना कि वो जिंदा तब रहेगा जब उसको एक भी गोली नहीं लगी। 4 में से एक भी गोली लगी तो खत्म, टाटा बाय बाय। तो हमने उसको जिंदा रखने के लिए क्या बोला कि जो 4 बार उसने जो पुलिस ने फायर किया था ना, उसमें से एक बार भी डाकू को गोली नहीं लगी है। और डाकू जो है, जो गोली लगी है, देखो गोली से मरने के चांसेस क्या है? 0.6। ना मरने के चांसेस क्या होंगे? 0.4। तो 4 बार जो फायर हुआ है बेटा, चारों बार वो जिंदा रहना चाहिए। तो पहली बारी पे भी जिंदा रहना चाहिए, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी और चौथे पे भी। तो 0.4, 0.4, 0.4 और 0.4। ठीक है बच्चे, बोला गया ना कि गोली अगर लगती है तो मरने के चांसेस इतने हैं, तो ना मरने के चांसेस क्या होंगे? 0.6, 0.4, 1 में से 0.6 को माइनस किया 0.4, ठीक है। और 4 बार फायर किया और चारों बार बेटा जिंदा रहना चाहिए, ठीक है। ओके सर, अब ठीक है भाई। अच्छा पहले पढ़ा नहीं था क्वेश्चन, ना ठीक है, चलो ओके, ठीक है। ओके देखिए बेटा, ये क्वेश्चन हमारे पास है, P है Q है, देखिए बच्चे P है और Q है। अब देखो हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p का इंटीग्रेशन, e की पावर में माइनस का 1/x का इंटीग्रेशन, और e की पावर में बन जाएगा माइनस में log x। और आपको बेटा मालूम होना चाहिए कि माइनस log x का मतलब होता है log 1/x। तो ये बन जाएगा e की पावर में log 1/x, और यहाँ पे e से log कटेगा और हमारा जो आंसर फाइनली आएगा वो बचेगा 1/x। ये भी फॉर्मूला बेटा कि e की पावर में कभी log x आए तो वो इक्वल टू x बन जाता है। ये e log को एब्जॉर्ब कर लेता है और बचता हमारे पास सिर्फ क्या है? x। तो e ने log को एब्जॉर्ब कर लिया, क्या बचा हमारे पास? 1/x। ये बन गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो नाउ हमें तो चाहिए क्या? सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सॉल्यूशन का, और वो फॉर्मूला बेटा y if q if dx। if हमारे पास है 1/x, q है बेटा हमारे पास 1 माइनस 1/x इंटू में e की पावर x, और if है 1/x। अब इसमें एक काम कीजिए, वो जो 1/x है इसकी मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर कर लो, 1 इंटू 1/x, 1/x इंटू 1/x, आगे ex dx। अब देख सकते हैं बच्चे, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 7.6 बाई पार्ट्स में कि e की पावर x हो, fx हो, प्लस में f डैश x हो, और इंटीग्रेशन करना हो, तो ये बन जाएगा e की पावर x fx, ठीक है। सो हमारा आंसर e की पावर x और fx यानी कि 1/x प्लस में k आ जाएगा। e की पावर x, fx है 1/x और प्लस में k, दैट्स इट, खत्म। इसमें इतना ही है भाई, और है ही नहीं, ठीक है। ओके चलिए नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फटाफट से निपटाते हैं भाई इसका। इस पे सॉल्व, ये जो इसका ऑप्शनल पार्ट है, होमवर्क है, हिंट है बेटा इसमें x प्लस वाई को t लेट करना है, इसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ क्या बोला गया बेटा, 9 में बोला गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। देखिए 3 वेक्टर है, सबसे पहले तो हमारे पास a वेक्टर है, b वेक्टर है, c वेक्टर है, ठीक है। कह रहे फाइंड अ वेक्टर d। ये जो d वेक्टर है ये है भाई क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और बोला गया है कि ये जो हमारे पास d वेक्टर है, इस d वेक्टर की खास बात क्या है बच्चे कि ये जो वेक्टर है ना, ये परपेंडिकुलर है, विच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b। ये जो d वेक्टर है बेटा वो a और b दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर। अब जरा सोचो, ये a है और वो b है, और ये आपका d वेक्टर है,
जो कि बी पे परपेंडिकुलर है, ए पे परपेंडिकुलर, दोनों पे क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मैं अगर तुमसे पूछता कि इस ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करो, ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट करो, तो तुम्हें क्या मिलेगा, तो तुम तब क्या बोलते हो, तब हमें ए क्रॉस बी मिलेगा। ठीक है, तो वो जो ए क्रॉस बी मिलता है, क्या वो बी पे परपेंडिकुलर नहीं होता, आप बोलेंगे होता तो है। क्या वो ए पे परपेंडिकुलर नहीं होता, आप बोलेंगे होता तो है। तो ये डी भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर है और ये ए क्रॉस बी भी इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, सो इस क्योंकि डी ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, सो हम क्या बोलेंगे, सो वो जो डी वेक्टर होगा दिस इज कोलिनियर टू ए क्रॉस बी। ये जो ए क्रॉस बी है और वो जो डी है, दोनों ही आपस में कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है सर, कोलिनियर हो जाएंगे। सो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि जो डी वेक्टर होगा वो, जब दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो क्या होता है, एक वेक्टर जो होगा वो दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा, वो दूसरे वेक्टर का लैम्डा टाइम्स हो जाएगा भाई। ठीक है सर, अब इसको निकालते हैं। आई जे के, ए में है हमारे पास 142 और बी में हमारे पास है 3 - 2 7, 3 - 2 7 से बन जाएगा लैम्डा आई 28 जमा 4 7 - 6 और इसको छोड़ा -2 और माइनस का 12। ठीक है, तो बन जाएगा 28 4 32 लैम्डा आई -1 लैम्डा जे -14 लैम्डा के। सो ये हमारा आ जाएगा डी वेक्टर। ठीक है, अब डी वेक्टर जो आया है वो लैम्डा के टर्म्स में आया भाई, ये जो आया है ये लैम्डा के टर्म्स में आया है। ये बेटा हमारा लैम्डा के टर्म्स में आया है बच्चे। तो हमें ना क्या बोलते हैं, इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी यार। तो इसने आगे एक बात बोली है कि सी और डी का, नाउ सी और डी का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 15 के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट जो है बेटा वो 15 के इक्वल है। तो सी देखो वो रहा और डी हमारे पास ये रहा। तो इस 32 लैम्डा की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ जाएगी, 32 लैम्डा की मल्टीप्लाई 2 से करनी पड़ जाएगी। यहाँ माइनस लैम्डा है, वहाँ -1 है, माइनस लैम्डा की मल्टीप्लाई -1 से करनी पड़ जाएगी। यहाँ -14 लैम्डा, -14 लैम्डा, वहाँ पे ऊपर 4 है, दिस इज इक्वल टू 15। सो सॉल्व करेंगे 64 और एक 65 - 56, 9 लैम्डा इक्वल टू 15। यहाँ से लैम्डा हमारा जो है बेटा वो 5/3 के इक्वल आ जाएगा। हमारी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ओके, लैम्डा की वैल्यू बेटा हमारी रहेगी 5/3। वो जो लैम्डा मिला है बेटा उस लैम्डा को यहाँ डी में पुट कर लो ना, डी वेक्टर इक्वल 32 की मल्टीप्लाई लैम्डा से करनी है 5/3 से, तो बन जाएगा 160/3 आई कैप, माइनस में लैम्डा, माइनस में 5/3 जे कैप, -14 लैम्डा तो 14 × 5 -70/3 के कैप, -70/3। कैलकुलेशन ठीक है ना यार भाई, ठीक है, देख लेना यार अब सही है कि नहीं है, ठीक है ना, चेक कर लेना इसको तुम। हेलो बेटा करण, स्वागत है आपका। आर्यभट्ट थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। ओके, बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। हमने अभी किया है 9 से पहले 8 हो गया ना, चलो ये हो गया। अब हम बढ़ेंगे 10 पे। 10 में बेटा हमारे पास ऑप्शन है यार, कौन सा बेटर लग रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम दिस प्लेन, ये तो ये पूछ लिया गया, ठीक है। और दूसरे ऊपर वाले में क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा एग्जाम के लिए। नीचे वाला क्वेश्चन है होमवर्क में, ऊपर वाला हम करवा रहे हैं आप लोगों को। आपके बोर्ड की दृष्टि से ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिएगा बच्चे। ओके, देखिएगा बच्चे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ। कह रहे कि ये एक प्लेन है और ये दूसरा प्लेन है, ये दोनों प्लेन एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस लाइन से जहाँ पे देखो इंटरसेक्ट करें उस लाइन से भी एक प्लेन जाता होगा। इस प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। तो देखो अभी हमारे पास जो पहला प्लेन गिवन है वो है 2x - 3y +
5z, ये इक्वल टू 7 है। दूसरा है 3x प्लस 4y माइनस z इक्वल टू में 11 है। ठीक है, अब देखो इसने बोला इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इसके और इसके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाले इस प्लेन की इक्वेशन बेटा हमको अब यहाँ पे फाइंड करनी है। तो तरीका होता है बेटा कि जो हमारा पहला प्लेन है, जो हमारा पहला प्लेन है उसमें प्लस कर दो लैम्डा टाइम्स किसका, दूसरे प्लेन का। राइट में रहेगा 7 प्लस 11 लैम्डा। अब आप देखो इसमें x है उसमें x है, x ले लो कॉमन, फिर y ले लो कॉमन, फिर z ले लो कॉमन। राइट में रह जाएगा 7 प्लस 11 लैम्डा। चेक कर लें एक बार, 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा 5 माइनस लैम्डा। ठीक है, सो अब हमें लैम्डा निकालना पड़ेगा और लैम्डा निकालने के लिए इसने बोल दिया कि ये जो प्लेन है इसके ऊपर एक पॉइंट है 1 0 माइनस 2, एट 1 0 माइनस 2, 1 0 माइनस 2, एक्स की जगह पे 1, y की जगह पे 0, z की जगह पे माइनस 2, 7 प्लस 11 लैम्डा, 2 प्लस 3 लैम्डा माइनस 10 और प्लस का 2 लैम्डा, 7 प्लस 11 लैम्डा। तो 3 और 2 10 माइनस 3 और 2 5 लैम्डा माइनस 8, 11 लैम्डा जमा 7, 8 और 7 माइनस का 15, 11 में से 5 के 6 और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/2। ठीक है, माइनस में 5/2। चेक करने के बाद दोबारा देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक लग रही है। 2 माइनस 10 माइनस 8 और माइनस 7 माइनस 15, 11 में से 5 के 6 और 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। ठीक है, सही है एकदम यार। ठीक है, सो वो जो आया बेटा लैम्डा वो जो निकला है उसको इक्वेशन 1 में, उसको अब आप इस इक्वेशन 1 में पुट कर लो। वो जो लैम्डा निकला उसको इक्वेशन 1 में पुट कर लिया। देखो ये जितने क्वेश्चन है बेटा ये सब आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। मेरे जितने वन शॉट वीडियोस हैं उन सब में बेटा आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यार। स्पेशली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। ठीक है, सो पुट लैम्डा इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x प्लस x, 2 प्लस 3 लैम्डा है, 3 लैम्डा का मतलब होगा -15/2, फिर y -3 प्लस 4 लैम्डा, -3 प्लस 4 लैम्डा, फिर z में 5 माइनस लैम्डा इक्वल टू 7 प्लस 11 लैम्डा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 दूनी 4, 4 माइनस 15 माइनस 11, फिर यहाँ पे -6 और -20 -26, 5 दूनी 10 और 5 15, 7 दूनी 14 और -55, माइनस में 41। माइनस की मल्टीप्लाई दोनों साइड कर दो, 11x प्लस 26y माइनस 15z और इक्वल टू 41 होना चाहिए बेटा। ये हमारे इस क्वेश्चन का इस प्रकार से बन जाता है आंसर। ठीक है, सो ये होता है भाई। अगला देखो क्या यार, अगले में व्हाट इज द, ये तो ऑप्शन में है ना। अच्छा देखो इसमें है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम द प्लेन। लाइन की डिस्टेंस पूछी गई प्लेन से। मेरे ख्याल से ये लाइन इस प्लेन की पक्का पैरेलल होगी तभी डिस्टेंस पूछ रहा है। मतलब कुछ ना मेरे को ऐसा सीन लग रहा है कि ये है लाइन और ये नीचे हमारा ये इस तरह से हो जाएगा प्लेन। अगर ऐसा है तो पक्की बात है ये नॉर्मल इस पर परपेंडिकुलर होगा। एक बार चेक करके देखता हूँ। 1 इंटू 1 माइनस 1, 1 इंटू 5 और 4 इंटू माइनस 1, यस 0 आ रहा है। 0 आने का मतलब पक्की बात है वो लाइन इस प्लेन के पैरेलल है। ठीक है, अच्छा बताओ क्या लाइन के ऊपर एक पॉइंट होगा। लाइन के ऊपर एक पॉइंट, आप बोलेंगे ये सर 2 -2 3। क्या इस पॉइंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाली जा सकती है प्लेन से। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है यार। ये प्लेन की क्वेश्चन दे रखी है, ठीक है,
और उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस प्लेन की इक्वेशन से। इसका हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c प्लस में cz1 प्लस में k अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो ये होमवर्क में भाई इसको ट्राई करना है, ठीक है ना, खुद सोचना है, इस पर नहीं होगा तो फिर बोलना, करवा देंगे फिर, निश्चिंत रहो, ठीक है ना। हाँ जी, ओके। आपसे बोला है ना भाई एग्जाम टाइम पे तो लाइव ही रहना हमने आपके साथ में, ठीक है, तो तब सारे क्वेश्चन होंगे। फिलहाल ये आप लोगों के लिए तब तक के लिए होमवर्क में है। और सेक्शन सी हमारे पास आता है, सेक्शन सी, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बढ़ाया है हमारे पास। हाँ जी बच्चे देखिएगा, आई है 0 से π/2 है, sin 2x है बेटा, sin 2x, उसको मैं लिख रहा हूँ 2 sin x। आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन लग रहा है, tan इनवर्स sin x dx, ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ये जो sin x है, इस sin x को आप लोग t लेट कर लो, तो sin x का डेरिवेटिव cos x dx इक्वल टू dt, तो आई हो जाएगा 2 sin x की जगह पर t tan इनवर्स t, और जो 2 है वो तो है ही cos x dx, ये बन जाएगा dt। लिमिट चेंज करूंगा 0, sin 0 की वैल्यू 0, π/2 sin π/2 की वैल्यू 1, ठीक है। 2 को भी इनफैक्ट मैं बाहर ले आता हूँ, 2 को भी बाहर ले आता हूँ। सो ये फर्स्ट एंड सेकंड, इस पे अब आप लोगों को बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। बाई पार्ट्स है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t², सेकंड t² का इंटीग्रेशन t²/2, और पूरे कंडीशन हो जाने के बाद 2, ये हो जाएगा t²/2 tan इनवर्स t 1/2। इस पे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वाला रूल लगा रहे हैं, तो इसमें काम कर सकते हैं ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना बच्चे, तो होता है ना कि हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। सो मैं t² को डिवाइड करूंगा t² प्लस 1 से, सो रूल होता है q प्लस r/d। सो q है क्वेश्चंट है 1 प्लस r/d, या 1 इधर 0, ठीक है। इसमें बन जाएगा 2 t²/2 tan इनवर्स t 1/2, ब्रैकेट के अंदर 1 का इंटीग्रेशन t, और ये जो 1/1 प्लस t² है इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स t, इधर 1 इधर 0, ठीक है। सो ये होता है बच्चे। अब यहाँ पे देखो इसका आंसर देख लेते हैं, जहाँ पर भी t है मैं वहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, तो 1/2 tan इनवर्स 1 होता है π/4, 1 माइनस 1 माइनस π/4, 0 तो 0 ही बना देगा, सबको 0 को रखने की जरूरत ही नहीं है। सो 2 की मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दी जाए तो ये बन जाएगा π/4, ये 1/2 कट जाएगा, माइनस का 1 और माइनस और माइनस प्लस का π/4 प्लस π/4 π/2 माइनस 1, और ये हमारे इस क्वेश्चन का बन जाएगा आंसर, ठीक है। सो ये था 11वां क्वेश्चन, ये था बेटा हमारे पास 11वां क्वेश्चन। देखेंगे नेक्स्ट 12वां हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दोनों सेम सेम लग रहे हैं यार, दोनों हमें लग रहे हैं सेम सेम। ऊपर है पैराबोला और ये है लाइन, और यहाँ पर है लाइन, एक्स एक्सिस एंड सर्कल। तो एक काम करते, चलो नीचे वाला कराता हूँ मैं आपको, नीचे वाला देख लो यार, ऊपर वाला होमवर्क है आप लोगों के लिए, ठीक है। ऊपर वाला है होमवर्क, देखो भाई ये है क्वेश्चन नंबर हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 12, क्वेश्चन नंबर है 12। तो देखिएगा बच्चे, बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय, एक तो एक्स एक्सिस and the line y equal to x and the circle x square plus y square equal to 32। सर्कल में जो सेंटर है बेटा, सेंटर विल बी 0, 0
एंड रेडियस विल बी 4√2। ठीक है, सो ये सर्कल भी हो गया। डायग्राम इसका अगर आप देखेंगे बच्चे, डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊं, सर्कल है हमारे पास, देख सकते हैं ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है O, सेंटर 0 0 है, ये आप देख सकते हैं। रेडियस 4√2 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा 4√2, 0। लाइन है y = x, तो ये लाइन हमारी कुछ कुछ ऐसे चली जानी चाहिए, इस तरह से हमारी लाइन आ जानी चाहिए बेटा। ओके, दिस इज y = x। ओके, और इसने बोला x एक्सिस। अब देखो जरा सोचना यहाँ पे, y = x सर्कल एंड x एक्सिस, ये बात कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट की ओनली। ठीक है, तो ये रीजन हम लोग को फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए बेटा, इसको फाइंड करने के लिए बच्चे, सबसे पहला काम जो आप लोग को यहाँ पे करना वो है कि परपेंडिकुलर आप लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ये देखेंगे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, इधर x की वैल्यू कितनी है, तो आप लोग फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड सर्कल। तो देखो सर्कल में x² प्लस जो y है उस y की जगह पे मैं पुट कर दूंगा x, 2x² = 32, x² = 16, x की एक वैल्यू आएगी 4, x की एक वैल्यू आएगी -4, तो यहाँ पे रहेगा 4, ये रहेगा -4 को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें चाहिए एरिया, तो एरिया के लिए 0 से लेके 4 तक, सबसे पहले 0 से लेके 4 तक हम इंटीग्रेट करेंगे लाइन को, y dx, यहाँ पे है लाइन। फिर 4 से लेकर 4√2 तक, 4 से लेकर 4√2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे इस सर्कल को, हम इंटीग्रेट करेंगे बेटा यहाँ पे सर्कल को। ठीक है, तो देखो 0 से 4, लाइन में y की वैल्यू है x और सर्कल में y की वैल्यू है 32 यानी कि 4√2 का स्क्वायर माइनस में x²। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, इंटीग्रेट करेंगे तो x²/2, ये रहेगा 4 से 0, ये अपन के लिए आ जाएगा x/2 रूट के अंदर इस a² - x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a 4√2 और इधर रहेगा 4। ठीक है, इसको मैं अगले पेज पे लेके जा रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे स्पेस का थोड़ा समस्या भैया, स्पेस की, इसको हम लेके गए अगले पेज पे। तो ये हमारा बन जाएगा 4 का स्क्वायर 16/2 -0, यहाँ पे 4√2 रखोगे, 4√2 का स्क्वायर 32 - 32 ये 0, 16 साइन इनवर्स 4√2/4√2 ये रहेगा 1, बीच में रहेगा माइनस। अब जहाँ पर भी x है वहाँ पे रखेंगे 4, तो 4/2, 4 का स्क्वायर 16, 32 - 16 और 16 की वैल्यू ये आ जाएगी 4, 32/2 16 साइन इनवर्स 4/4√2 1/√2। सो देखिए दिस इज 8, 16 साइन इनवर्स 1 होता है π/2, माइनस में 8 माइनस में 16 साइन इनवर्स 1/√2 ये है π/4। सो 8 से 8 कैंसिल, ये बन जाएगा 8π और ये बन जाएगा 4π। सो फाइनल जो हमारे पास आंसर बच रहा है बेटा दिस इज 4π। तो देख लेना यार कोई कैलकुलेशन अगर मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, ये होता है समाप्त। बढ़ेंगे नेक्स्ट की तरफ, बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर अब देखिएगा 13 में कोई ऑप्शन नहीं है भाई हमारे पास। चार नंबर का क्वेश्चन है, कहता है कि सबसे पहले तो कहता है भाई कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर P वेयर द लाइन थ्रू A and B crosses the plane decided by L, M
n और ये पॉइंट P है। इन दो पॉइंट से एक लाइन गई, उस लाइन ने उस प्लेन को इस P पे इंटरसेक्ट किया, उस P के कोऑर्डिनेट बताने हैं। अब देखो A के कोऑर्डिनेट क्या है 3 -4 -5, B क्या है 2 -3 1, ठीक है। अब बच्चे मैं आपसे बोलूँ कि क्या हमें इक्वेशन ऑफ AB मालूम है? इक्वेशन ऑफ AB काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया है, तो AB की क्वेश्चन निकालने के लिए x - 3 y + 4 z + 5 अपॉन में डायरेक्शन रेशियो AB के, तो 2 - 3 -3 और +4 1 और 1 + 5 6 इक्वल टू में रहेगा ये लैम्डा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट बच्चे देखो रिवीजन वीडियो है बेटा, यहाँ पे पहले मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। जनरल पॉइंट हम इस x - 3 अपॉन -1 को लैम्डा के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -λ + 3, y की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा -4, ठीक है, और z की वैल्यू आ जाएगी 6 लैम्डा -5, ठीक है। सो एक जनरल पॉइंट बेटा हमारे पास आया है, दिस इज -λ + 3 लैम्डा -4 6 लैम्डा -5, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमें प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन, तो बच्चे हमारे पास फॉर्मूला है इसका, हमारे पास फॉर्मूला है x - x1 y - y1। प्लेन की इक्वेशन निकालने का ये केस 3 है आपकी बुक में, कॉन्सेप्ट 3 है, ठीक है, प्लेन वाले कॉन्सेप्ट में। x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x3 - x1 y3 - y1 z3 - z1 और इसे इक्वल टू रख देते हैं 0। ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। अब देखो ये जो 3 पॉइंट दे रखे मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, इसको लिख भी देता हूँ मैं यहाँ पर। ये मेरे लिए x1 y1 z1 है, ये x2 y2 z2 है, ये x3 y3 और ये z3 है। तो प्लेन की इक्वेशन बेटा अब आप निकालिए, अब प्लेन की इक्वेशन निकालिए कैसे, x - 2 y - 2 और z - 1, फिर x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, तो 3 - 2 0 - 2 एंड 1 - 1, ठीक है। ऐसी x3 - x1 4 - 2 -1 - 2 और 0 - 1 इक्वल टू में 0, और इसको बेटा अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1 2 - 0 -1 z माइनस, इसको छोड़ा -3 जमा 4। ये दोबारा देख लेता हूँ, x - 2 है ना, 2 - 0 y - 2 में -1 - 0 -3 जमा 4, ठीक है। सो ये बन जाएगा हमारा 2x - 4 माइनस प्लस, तो y माइनस का 2 और 4 में से 3 गए 1, आगे रहेगा z - 1 और ये आ जाएगा 2x + y + z, 2x + y + z -4 -2 -6 और -1 इक्वल टू में आएगा 7, 2x + y + z इक्वल टू 7। प्लेन है बेटा हमारे पास 2x + y + z इक्वल टू में आया 7। अब देखिए ये जो जनरल पॉइंट है इसको बेटा आप ना उस प्लेन की इक्वेशन में पुट कर लो। ये जो पॉइंट है कितना है, x है ना -λ + 3, x की जगह पे -λ + 3 रख दो। अच्छा y की जगह पे क्या रखना है, y की जगह पे रखना है λ - 4 और z की जगह पे हम लोगों को रखना है यहाँ पे z की जगह पे 6 λ - 5, 6 λ - 5 और इक्वल टू में 7। तो देखिए -2 λ + 6 λ - 4 6 λ - 5 इक्वल टू 7, ठीक है। सो 6 और 1 7 -2 5 λ, 5 और 4 -9 + 6 -3 इक्वल टू में 7, 5 λ इक्वल टू में 10 और लैम्डा हमारा आता है 2। लैम्डा जब कोई एग्जैक्ट नंबर आ जाता है तो थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई सही आ गया है, वही फ्रैक्शन में आते तो फिर तब डर लगता है यार, है ना। तो ये लैम्डा जो आ गया है, इस लैम्डा को आप यहाँ पुट कर लो आप, -2 + 3 1 -2 पॉइंट P,
1 माइनस 2, 6 दूनी 12 माइनस 5, 1 माइनस 2 7, 12 माइनस 5 7, ठीक है, 1 माइनस 2 एंड 7, 6 दूनी 12 माइनस 5 7, ठीक आ रहा है, 1 माइनस 2 7, ठीक है। सो ये फाइनली बेटा हमारे क्वेश्चन को, ये हमारा ये फाइनल आंसर हमारे यहाँ पे बनता है। काफ़ी लंबा क्वेश्चन हो गया ना, ऐसी एक और रह गया भाई अभी। कहते कि इसमें क्या था बच्चे कि देर आर टू ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, one of which consists of 5 science and 3 engineering subjects, and the other consists of 3 science and 5 engineering subjects। ठीक है, दो ग्रुप है, एक ग्रुप 1 है, दिस इज ग्रुप 1, दिस इज ग्रुप 2। तुम इसको सेलेक्ट करोगे या इसको सेलेक्ट करोगे? देखिएगा क्या कहता है कि किस पे डिपेंड करता है। कहते हैं कि एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड, डाइस को रोल करना है। इफ द नंबर 1 और 6 टर्न अप अ सब्जेक्ट इज सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट, अदरवाइज अ सब्जेक्ट इज सेलेक्टेड फ्रॉम ग्रुप सेकेंड। हमने ना एक डाइस को रोल करना है, डाइस को देखो, डाइस पर अगर आ जाता है क्या 1 और 6, डाइस पर अगर आता है 1 और 6 तो हम उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर डाइस पे कोई अदर नंबर आ जाता है लाइक 2 3 4 और 5, तब हम उस ग्रुप को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अब फिर क्या बोलते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ओके, फिर बोलते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ साइंस सब्जेक्ट। हमने साइंस का सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इस चीज़ के चांसेस फाइंड करना है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ना ये क्वेश्चन में आई थिंक थोड़ा सा अधूरा लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ क्या होना चाहिए था। डाइस है, डाइस को थ्रो कर रहे हैं, डाइस पे अगर आया 1 या 6 तो ये ग्रुप सेलेक्ट होगा, अदरवाइज ये ग्रुप सेलेक्ट होगा। जो भी ग्रुप सेलेक्ट हो, उस ग्रुप के सेलेक्ट होने के बाद उसमें से एक सब्जेक्ट भी सेलेक्ट होगा। ठीक है, ये ग्रुप सेलेक्ट हुआ तो साइंस भी सेलेक्ट हो सकता है और इंजीनियरिंग भी सेलेक्ट हो सकता है। ये ग्रुप सेलेक्ट होता है तो यहाँ से साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनसे कुछ भी सेलेक्ट हो सकता है। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट हो सकता है, तो आप बोलेंगे यस हो सकता है। क्या यहाँ से साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट हो सकता है, तो आप बोलेंगे यस। और इसने क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस तो वहाँ से भी सेलेक्ट हो सकता है और यहाँ से भी सब्जेक्ट सेलेक्ट हो सकता है। सो हमें इस साइंस सब्जेक्ट के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है। सो देखिए, इसको बोल लेते हैं इवेंट E1, इसे बोल लेते हैं इवेंट E2, इसको बोलते हैं A/E1, इसे बोलते हैं A/E2, राइट। सो E1 डाइस पे 1 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 2/6, डाइस पे 2 3 4 5 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 4/6। अब देखो यहाँ से साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/8 और यहाँ से साइंस सब्जेक्ट सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/8। सो पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कहता है कि पहले पार्ट में साइंस इज सेलेक्टेड, तो साइंस का सेलेक्ट होना, साइंस का सेलेक्ट होना इज कॉमन इवेंट और इसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला था बेटा E1 A/E1 E2 A/E2। So 2/6, this is 1/3, this is 2/3, so 1/3 into 5/8, फिर 2/3 into 3/8, 2/3 into 3/8, so 5 और 6 और 8 3 24, 6 5 11 के बट्टे में 24। ये बेटा हमारे इस क्वेश्चन का बन जाता है आंसर, ये क्वेश्चन का बन जाता है भाई आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसका सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या कहता है, मैं ना इसको एक काम कर रहा हूँ, मैं इसको लेके जा रहा हूँ अगले पेज पे, मैं इस वाली चीज़ को लेके जा रहा हूँ अगले पेज पे। अरे यार ये सारे सेलेक्ट हो गया,
थैंक गॉड। ओके, कॉपी, पेस्ट। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया बच्चे, जरा देखना। ए हमने कर लिया, अब बात कर रहे हैं बी की। देखो क्वेश्चन में क्या था, स्टार्टिंग में 2 ग्रुप हैं। पहले ग्रुप में क्या क्या है, 5 साइंस एंड 3 इंजीनियरिंग। दूसरे ग्रुप में है 3 साइंस एंड 5 इंजीनियरिंग। एक डाइस को थ्रो करना है, डाइस पे आया 1 या 6, डाइस पे आया 2, 3, 4 या 5, ठीक है। ये इवेंट है E1, ये इवेंट है E2, राइट। ओके, अब देखो यहाँ से साइंस भी सेलेक्ट हो सकता है, इंजीनियरिंग दोनों सेलेक्ट यहाँ से हो सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या बोलते हैं, इफ अल्टीमेटली एन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट इज सेलेक्टेड। सेलेक्ट क्या हुआ, यहाँ से इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है, बट वो सेलेक्ट किसके थ्रू, इंजीनियरिंग तो हुआ, बट वो कौन से वाले ग्रुप का, फर्स्ट ग्रुप का है सेकंड ग्रुप का, तो इसने बोला सेकंड ग्रुप से। सेकंड ग्रुप से बेटा हम लोगों को इंजीनियरिंग की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमको फाइंड करनी है यार, सेकंड ग्रुप से। तो बच्चे इंजीनियरिंग कॉमन इवेंट ही बदल गई, हमारी कॉमन इवेंट ही बच्चे यहाँ से बदल गई है। कॉमन इवेंट पहले था साइंस, अब यहाँ पर हो गया है इंजीनियरिंग, ठीक है। अब देखिए इंजीनियरिंग का यहाँ से सेलेक्ट होने का मतलब ये होता है कितना, 3/5 A/2, यहाँ से हो जाएगा 3/8 और यहाँ से हो जाएगा 5/8। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2, सॉरी 2/6 यानी 1/3। इसकी प्रोबेबिलिटी है 4/6 यानी कि 2/3, राइट। सो नाउ हमें क्या चाहिए कि इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सेलेक्ट हुआ है और वो कहाँ से, फ्रॉम सेकेंड ग्रुप, और सेकेंड ग्रुप पे बेटा हमारे लिए E2। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। इस पे हमारी लग जाएगी बेस थ्योरम। इस पे बच्चे हम लोग लगा लेंगे बेस थ्योरम, और फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 2/3 इंटू 5/8, 1/3 इंटू 3/8, 10/13, ठीक है बच्चे, 10/13। ये बेटा हमारे सेकंड पार्ट का इसका बन जाता है आंसर। ये है इसके सेकंड पार्ट का आंसर बेटा। मैं मान के चल रहा हूँ इतना आप लोगों को समझ में इधर आया होगा। यहाँ पर हम लोगों ने पूरा पेपर सॉल्व किया बच्चे। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना जो बच्चे भी क्वेश्चन जो मैंने नहीं कराया उनको भी ट्राई करना बेटा। एग्जाम टाइम पे मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस भी पूरे कंप्लीट यहाँ पर कराऊंगा यार, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।